बचपन को अगर मानव जीवन का स्वर्णकाल कहा जाए तो यह एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और अपनी उन कमजोरियों को, उन कहते हैं ना, जो भी आपकी कमियां हैं, जिस सब्जेक्ट में, जिस पॉइंट पर या जिस टॉपिक पर आप रुके हुए हैं, उससे जीत कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। तो जैसे कि क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का प्लेलिस्ट इस चैनल पे है। उसमें कई सारी वीडियो आ चुकी हैं और जितने भी बचे हुए चैप्टर हैं वो सब इसमें अब डाले जाएंगे, क्योंकि अब आपकी परीक्षा नज़दीक है। तो आज हम टॉपिक यहाँ पर चैप्टर ले रहे हैं आपका, यह दंतुरित मुस्कान तथा फसल। इन दोनों के ही लेखक कौन है? नागार्जुन। तो पहले हम इनके विषय में जानते हैं, उसके बाद हम पाठ में आएंगे। देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ कि किसी भी रचना को जानने से पहले उसके लेखक को जानना आवश्यक है, क्योंकि लेखक जिस प्रकार आचार विचार व्यवहार का होगा, जिस देश काल परिस्थिति में उसने जन्म लिया होगा, उसकी रचना का कहीं ना कहीं उस पर उसका प्रभाव पड़ा होगा। तो नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। अब कुछ बच्चे पूछेंगे क्या ये प्रश्न में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन हर वो चीज़ उतना ही मत पढ़ो जितना प्रश्न में आएगा। थोड़ा आप जिस रचना को पढ़ रहे हो, मार्क्स लाने के लिए कम से कम उसके राइटर के विषय में आपको जानना चाहिए। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आप सभी जानते हैं, अभी हमने बहुत सारे राइटर से पढ़े हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। जैसे राहुल सांकृत्यायन को हमने क्लास 9th में पढ़ा था, वैसे ही नागार्जुन जी ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। देखिए आगे पढ़ते हैं। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता 1936 में यानी कि 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए। दीक्षित का अर्थ होता है मतलब कि ज्ञान प्राप्त करना, उसमें स्किल्ड होना। स्किल्ड को आप कह सकते हैं दीक्षित होना। 2 साल के प्रवास के बाद 1938 में 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। अगर हम पहले समय के लेखकों के विषय में जानते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने घूमकर ही, घुमक्कड़ घुमक्कड़ आजकल के बच्चे भी घूमते, लेकिन उनका घूमना कुछ अलग तरीके का होता है। पहले के लोग जो होते थे, आप चाहे कबीरदास को ले लो, चाहे अन्य सभी रचनाकारों को ले लो, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। लेकिन घूमने से क्या होता है ना, आप यहाँ से नैनीताल भी अगर जाते हो तो आप यहाँ की बोलचाल, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के खान पान और वहाँ की सामाजिक स्थिति को देखते हो। जबकि लेखक लोग यही करते थे, आप लोग नहीं देखते हो, ये लोग यही देखते थे और इससे इनको कहीं ना कोई ज्ञान प्राप्त होता था। सीखते थे, लोगों को मैसेज, उसी एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा ही लोगों को संदेश देते थे। अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में इनका देहांत हो गया। यानी कि ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म तो गुलामी में हुआ लेकिन मृत्यु आज़ादी के बाद हुई। तो इन्होंने दोनों समय की परिस्थितियां देखी हैं और ऐसा व्यक्ति जिसने गुलाम भारत भी देखा है, आज़ाद भारत भी देखा है, कहीं ना कहीं वह सच्चाई से अवगत था कि क्या अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद भी हमारे देश में स्वतंत्रता आई या नहीं आई। तो ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। कौन सी प्रगतिवाद? जैसे अब इससे पहले हमने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा था, वो छायावाद के कवि थे, ठीक है। और ये कौन से वाद के कवि हैं? ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। अगर हम इसमें देखते हैं, राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा, क्योंकि जन्म 1911 में हुआ है। तो आप सभी जानते हैं 1940-42 के बाद देश में ऐसी स्थिति थी कि कोई भी घर पे नहीं बैठ सकता था, तो इन्होंने भी आंदोलन में भाग लिया, कई बार जेल गए। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में भी वे लिखते थे और वहाँ पर उनका नाम यात्री नाम से प्रतिष्ठित थे, ठीक है। यहाँ मैथिली भाषा में इनको यात्री नाम से जाना जाता था। लेकिन देखिए, इनका रियल नेम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। इन्होंने फिर बौद्ध धर्म ग्रहण करके अपना नाम क्या रख लिया? नागार्जुन। और मैथिली भाषा में ये किस नाम से लिखते थे? यात्री नाम से लिखते थे। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना, इन्होंने गुलाम भारत भी देखा। तो हमने सब ने दोष दिया कि भी अंग्रेजों ने हमको लूटा, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियां ऐसी थी। पतनशील का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था भले ही वैदिक धर्म से थी, लेकिन उसके बाद धर्म पर पॉलिटिक्स होने लगी, राजनीति होने चली, भ्रष्टाचार होने लगा। तो उस पर इन्होंने व्यंग्य किया है। ये व्यंग्य करने में माहिर हैं। देखो कवि क्या करता है। अब इसलिए देखो उनको क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर कहा जाता है। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेंगे कि नागार्जुन को क्या कहा जाता है? आधुनिक कबीर। अगर आपने क्लास 9th में कबीर पढ़े तो आप समझ जाएंगे कि इनका सोच विचार कैसी होगी। अब आधुनिक कबीर कहा जा रहा है, मतलब हैं तो ये प्रगतिवादी विचारधारा के, लेकिन इनकी सोच कहीं ना कहीं कबीर के समान है। इन्होंने धर्म, आडंबर, भ्रष्टाचार इन सभी पर कटाक्ष किया है।
छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि, देखिए छायावादोत्तर और पूर्व, अगर जहाँ पर मैंने आपसे पहले कहा था उत्तर जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब होता है उस काल के बाद का। छायावाद के कवि हमने जयशंकर प्रसाद पढ़े, महादेव वर्मा पढ़े, निराला जी पढ़े, पंत जी पढ़े, तो ये उसके बाद के कवि हैं। तो उसके बाद के मतलब प्रगतिवादी कवि, जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी की। मुक्त छंद होता है जिसमें आपको पंक्तियों, वर्ण या मात्राओं का कोई नियम में बंधना ना हो, आप मुक्त छंद में कविता लिखते हैं, उसको मुक्त छंद बोलते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत नागार्जुन जी के विषय में पढ़ा। इनको आधुनिक कबीर कहा जाता है। बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण किया। मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, और 1936 में श्रीलंका गए, 2 साल वहाँ रहकर बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए और मैथिली भाषा में यात्री नाम से लिखते थे। अब आते हैं हम, जो हमारा चैप्टर है यह दंतुरित मुस्कान, यहाँ से आप ज़्यादा ध्यान दें। देखो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम अतिरिक्त ज्ञान की बात कर रहे थे, और ये सबके पास होना चाहिए। ये ना हो कि आज से 5 साल बाद आप दंतुरित मुस्कान किसी कविता को पढ़ें और आपको याद ही ना हो कि उसके राइटर कौन थे। तो इतना हमने समझ लिया। अब हम आते हैं चैप्टर में जहाँ से हमें मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना। तो उसके पहले सार को पढ़ते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर, मनोहारी मतलब मन को हरने वाली, मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों, बिंब माने होता है प्रतीक, ठीक है, बिंब माने सिंबल, प्रतीक के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है, व्याप्ति माने हर जगह समाया हुआ, ठीक है, कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बाकपन जुड़ जाता है। बाकपन का मतलब होता है तिरछी नज़र से देखना, ठीक है। बाकपन का मतलब क्या होता है, हम किसको बोलते हैं, बाके बिहारी हम श्री कृष्ण को बोलते हैं ना। तिरछी नज़र से देखना मतलब वो सबको देख रहे होते हैं, इस प्रकार से बाकपन यहाँ पर शब्द बोला गया है। और जैसे इसमें लिखा है कि यह जीवन का सबसे, इसी इसी को जीवन का संदेश कहा है। किसको, बालपन को। मैंने अभी स्टार्टिंग जब वीडियो की थी तो मैंने भी आपको एक लाइन बोली थी कि मनुष्य काल का स्वर्णकाल हम बचपन को कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर देखो बचपन को ही एक सबसे जीवन का संदेश माना गया है। फसल, अब देखो ये इसमें 2 कविताएं हैं, एक है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल, ठीक है। तो फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। सृजन का अर्थ होता है निर्माण, ठीक है, सृजन का अर्थ क्या होता है, निर्माण संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। अब मैंने आपसे कहा था कि देखिए इनका जन्म हुआ था आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इनकी मृत्यु हुई। 1911 में जन्म हुआ है और उसके बाद मृत्यु हुई है। मृत्यु कब हुई है, 1998 में इनकी मृत्यु हुई है। तो जब मैंने आपसे कहा कि देश आज़ाद के बाद भी हमारा देश कई सारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो देखो हम उपभोक्ता संस्कृति की बात करते हैं। क्लास 9th में हमने उपभोक्ता संस्कृति वाला चैप्टर भी पढ़ा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ठीक है। तो यहाँ पर कवि फसल कविता के माध्यम से हमें ये समझाने वाले हैं कि उपभोक्ता से हटकर उस फसल के पीछे जो किसान है ना, हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान मतलब हमारे भारत का सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कृषि पे निर्भर है। हम चाहे चांद पे भी पहुंच जाएं, मैं बात हमेशा कहती हूँ, हम चांद पे भी पहुंच जाएं, खाएंगे हम रोटी ही, कैप्सूल या दवाइयाँ खा के हमारा पेट, हम अपनी बॉडी की नीड कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो स्वाद हमें सिर्फ रोटी से ही मिलेगा। और रोटी बनाने वाले उस किसान को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट, कहीं ना कहीं इग्नोर, कहीं ना कहीं नज़रअंदाज उनकी मेहनत को किया जाता है। इसलिए यहाँ पर फसल जैसी कविता कवि ने प्रस्तुत की है। दूसरा, यह दंतुरित मुस्कान क्यों प्रस्तुत किए, देखो आने वाले समय में है ना, बचपन का जो बच्चों का बचपना है वो छिनता जा रहा है, कहीं ना कहीं वात्सल्य भाव और प्रेम का भाव ये खत्म होता जा रहा है। तो बच्चे की उस मधुर मुस्कान को यहाँ पे प्रस्तुत करके आप बच्चों की, है ना, इस कविता को पढ़ने वाले कौन है, आप लोग हैं। आप लोग कितनी एज के, आप 13, 14, 15 टू 17 के बीच के आप लोग बच्चे हैं। तो आप इस एज में अपने बचपन को ना खोएं, प्लस जो फसल, जो अनाज हम खाते हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं, उसको प्रदान करने वाले उन किसानों के प्रति, उन नेचर यानी कि प्रकृति के प्रति भी हमारा सम्मान का भाव हो, प्रकृति के प्रति भी हमारा कर्तव्य की भावना बनी रहे। ठीक है, अब आते हैं हम चैप्टर में।
देखिए चैप्टर में चित्र भी आप देखिए। अभी हमने बात की कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे कौन, नागार्जुन। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी और अपने बच्चे की बात यहाँ पर कर रहे हैं दंतुरित मुस्कान कविता में। कवि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि जो मैं तो था, मैं क्या था, मैं बहुत दिनों तक बाहर रहा, लेकिन जब मैंने अपने बच्चे को देखा तो उसकी मुस्कान को देखकर मुझे कैसा कैसा अनुभूत हुआ, वो इस कविता में उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो पहली पंक्ति है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। देखो दंतुरित का मतलब होता है जब बच्चे के नए नए दांत निकलते हैं, है ना, एक होता है, दो होता है, और उस एक दो दांत के बीच वो हंसता है तो उसको दंतुरित मुस्कान कहते हैं। मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक मतलब होता है मरे हुए व्यक्ति पर भी क्या डाल देगी, जान। अब यहाँ पर दंतुरित मुस्कान को इतना प्रभावी बनाया है, बच्चे की मुस्कान को इतना प्रभावी बताया है कि वो मरे हुए व्यक्ति में भी क्या डाल सकती है, जान डाल सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर मतलब धूल मिट्टी से सने हुए, गात माने होता है शरीर, ठीक है, गात माने शरीर, देह माने शरीर, तन माने शरीर, तनु माने शरीर। ध्यान रखेंगे आप, पर्यायवाची शब्द जितनी बार मैं बोलती हूँ उनको याद रखें। देखिए अनसिन पैसेज, अपठित गद्यांश और पद्यांश, 10-15 नंबर के ऐसा हमारा पार्ट है जहाँ पर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हमारा शब्दकोश बहुत कमज़ोर होता है। तो गात माने शरीर, देह, तन। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूल मिट्टी से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम्हारे धूल मिट्टी से सने हुए शरीर को, गात माने शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि जो कमल है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहा है। जलजात माने कमल, जलजात माने जलज माने कमल होता है ना, जल में उत्पन्न होने वाला, तो जलजात मतलब जल में उत्पन्न यानी कि कमल। ऐसा लगता है कि कमल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहा है, तो कमल के फूल से उसकी तुलना की है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस माने स्पर्श, तुम्हारा स्पर्श पाने से ही प्राण मतलब प्राण पा गया कौन, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण माने पत्थर, और पत्थर का जो तत्सम होता है प्रस्तर होता है, ध्यान रखेंगे आप, पाषाण प्रस्तर, ठीक है, प्रस्तर पत्थर, प्रस्तर पत्थर, ये ध्यान रखेंगे। तो पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, जो पत्थर हृदय व्यक्ति भी होगा वो तुम्हारा स्पर्श पाने से ही प्राण पा गया होगा, कोमल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको और डिटेल में पढ़ते हैं तो इस प्रकार होगा कि कवि को बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है, इसलिए वो कहता है कि बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान को देखकर जिंदगी से निराश और उदासीन लोगों के हृदय में भी प्रसन्नता खिल उठती है। देखो जिस घर में बच्चे होते हैं ना वहाँ कभी लड़ाई नहीं होती है, ये हम मानते थे, लेकिन अब बड़े दुर्भाग्यवश कहना पड़ा कि जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। अब कारण क्या है, वही उपभोक्तावादी कारण है। कारण क्या है, वही आधुनिकतावादी कारण है। आज आप खुद सोचो, आप छोटे छोटे घरों में रहते हैं, उतने बड़े आंगन मैदान नहीं है, छतों में खेलते हो, तो आप बगल में आप आंटी का कोई गमला तोड़ दिया छत में तो क्या सुनोगे, है ना, वो नहीं कहेगी प्यार से कि आओ बच्चों एक आध और तोड़ दो। तो आप समझ रहे हो, उपभोक्ता और आधुनिकता के हम इतने चरम पर पहुंच चुके हैं कि वात्सल्य भाव खत्म होता जा रहा है। बालक के धूल से सने हुए शरीर को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर कवि की झोपड़ी में आकर खिल रहा है। कवि कहता है, शिशु की मुस्कान इतनी निर्मल और पवित्र होती है कि पत्थर दिल वाले व्यक्ति में भी जब शिशु का स्पर्श किया होगा तो वह भी अपनी कठोरता को छोड़कर विनम्र बन गया होगा। बच्चे का स्पर्श इतना कोमल है। अब ये आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, अब इतना हमने समझा। अब देखिए बच्चों की मुस्कान कैसी होती है। मैं आपकी कुटिल मुस्कान की बात नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न क्या आता है, यहाँ पर प्रश्न आता है कि बच्चे की मुस्कान और एक वयस्क की मुस्कान में क्या अंतर है। क्या अंतर है, बच्चे की मुस्कान स्वाभाविक होती है, वो यह सोच समझ के नहीं हंसती कि सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन जो बड़ों की मुस्कान होती है, वयस्क की मुस्कान होती है, वो सोच, समय, समाज, ये सब परिस्थितियाँ देखकर हंसता है, ठीक है। उसको जब हंसने में फ़ायदा लगता है तब हंसता है, जब उसको हंसने में लॉस लगता है, ठीक है, उसको लगता है हानि होगी तो नहीं हंसता है, सोच समझ कर हंसता है। और उसकी हंसी में कहीं ना कहीं कुटिलता होती है, कहीं छल होता है, जबकि बच्चे की मुस्कान निश्चल भाव की होती है। तो आपकी मुस्कान ऐसी ही रहे। आशा करती हूँ आप सभी की मुस्कान, अगर आपकी मुस्कान से किसी को दुख नहीं पहुँचता है, वो सबसे मधुर मुस्कान है। आपकी मुस्कान से किसी को कुटिल दुख प्राप्त हो रहा है, प्रदान हो रहा है, तो ऐसी मुस्कान बिल्कुल ना हंसें। आपकी मुस्कान हमेशा दंतुरित मुस्कान रहे। अब दंतुरित मुस्कान है, पता लगा 16-17 साल का बच्चा एक आध दांत तोड़ के बोल रहा है कि मेरी तो दंतुरित मुस्कान है, ठीक है। दंतुरित मुस्कान का यहाँ पर मीनिंग है मधुर मुस्कान, जो किसी भी निराश उदासीन व्यक्ति के चेहरे पर भी क्या ला सकती है, प्रसन्नता ला सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। देखिए चैप्टर को जितना हम
इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है ना, बच्चों को ऐसी चीज़ें याद, मैं बताती हूँ आपको, एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे उस 3 घंटे के अंदर आपको रटी रटाई चीज़ें याद नहीं आएंगी, आपको पढ़ते वक्त जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए थे ना वो याद आते हैं। तो इससे क्या होता है, कोरिलेशन बनता है। कोई भी चैप्टर, कोई भी चीज़ आप जब पढ़ो उसको कोरिलेट करके पढ़ो, उसका किसी ना किसी से कनेक्शन बैठा के पढ़ो, आप कभी नहीं भूलोगे। चाहे वो मैथ्स की थ्योरी हो या कुछ भी हो, आप XYZ आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसको कोरिलेट करते हुए पढ़ो, है ना। तो आप क्या करोगे, आप अच्छे से उसको समझोगे और भूल नहीं पाओगे कभी। आगे बढ़ते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। अब कवि कहते हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। शेफालिका का फूल बहुत कोमल फूल होता है, तो कवि कहते हैं कि तुम्हारे छूने से ही शेफालिका के फूल झड़ने लगे, चाहे वो व्यक्ति बांस या बबूल हो। समझ रहे हैं, बांस में फूल नहीं आता है, बबूल में कांटे होते हैं। तो तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही बांस बबूल जैसे वृक्षों से भी कैसे कोमल शेफालिका के फूल झरने लगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, अब तुम मुझे कैसे पहचानोगे, क्योंकि कवि हमेशा बाहर रहा। पहले समय में क्या होता था, आज भी जो महान व्यक्ति, मैं महान ही कहूँगी, जो महान व्यक्ति आज सेना में हमारे देश के लिए जो सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, वो भी बहुत कम समय के लिए अपने परिवार वालों के पास आ पाते हैं। तो वो भी अपने परिवार वालों के लिए क्या होते हैं, अनभिज्ञ से रहते हैं। तो कहता है कवि कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे नहीं पहचान पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपाए झपकाए देखना, या आप कह सकते हो टकटकी लगाए देखना, है ना। एकदम से घूर के देखना भी आप कह सकते हो, लेकिन घूर के देखना एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे अनिमेष, अपलक, अपलक किसी को अपलक देखना या बिना पलक झपकाए देखना। जैसे बच्चे बिल्कुल कहीं पर आश्चर्यचकित होकर देखते हैं किसी को, उसको घूरना नहीं कह सकते। घूरना हम किसके लिए प्रयुक्त करेंगे, जब कोई वयस्क ऐसे देखेगा, बच्चों के लिए नहीं कह सकते, है ना। तो अनिमेष मतलब अपलक। तो कवि कहता है तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, इसलिए तुम मुझे कैसे देख रहे हो, अपलक यानी कि बिना पलक झपकाए, यानी कि अनिमेष। अनिमेष का अर्थ समझ गए होगे आप लोग। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, तुम थक गए होगे, मैं अपनी आंख फेर लेता हूँ। कवि कहता है तुम मुझे ऐसे देख रहे हो क्योंकि मुझे तो पहचान नहीं पा रहे हो, तो तुम मुझे अजनबी की तरह देख रहे हो, इस कारण पलक नहीं झपका रहे हो, तुम कहीं थक जाओगे, इसलिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, तो कवि कहते हैं कोई बात नहीं कि क्या हुआ तुम मुझसे पहली बार मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। अगर देखो कोई भी संतान धरती पर जन्म कैसे लेती है, जब माँ माध्यम बनती है ना। एक भ्रूण अपनी माँ के गर्भ में आता है और उस, मैं कहूँगी ना, उसका खून, उसके सारे पोषक तत्व चूस चूस के वो बच्चा, भ्रूण से बच्चा बनता है, उसके हाथ पैर शरीर के सारे अंग बनते हैं। तो 9 महीने के भीतर वो माध्यम तो बन, माँ माध्यम तो बन रही है, एक भ्रूण को विकसित कर रही है, उसको बच्चे में तब्दील कर रही है। तो एक माँ ही माध्यम बनती है किसी भी व्यक्ति को इस धरती और दुनिया को दिखाने में। तो कवि कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ माध्यम ना बनती आज, मैं ना पाता देख मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान। मतलब देखो, अब एक मैंने आपको एग्जाम्पल अपनी तरफ से दिया कि माँ एक भ्रूण को गर्भ में रखती है, तब वो पृथ्वी धरती पे आता है। लेकिन यहाँ पर किस सेंस में बोला गया, देखो यहाँ पर इस सेंस में कहा गया है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो हमेशा किसके पास रहता है, माँ के, और माँ ही बताती है बेटा जय करो, बेटा हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, ठीक है, प्रणाम करो, या किसी से भी समाज के अन्य लोगों से जो परिचय कराती है वो कौन कराती है, माँ कराती है। तो यहाँ पर इस सेंस में यहाँ पर इसका प्रयोग है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। तो कवि कहते हैं तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर प्रवासी मतलब देखो, चिर मतलब होता है लंबे समय से, चिर माने होता है लंबा समय से, प्रवासी माने विदेश में रहने वाला। देखो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी वापस आए थे, ठीक है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी का अर्थ होता है जब अपने देश वाला व्यक्ति कहीं विदेश में रह रहा हो, उसे हम बोलते हैं प्रवासी, ठीक है। तो कवि ने भी अपने आप को क्या बोला है, प्रवासी बोला है। प्रवासी क्यों बोला है, क्योंकि वो घर पे रहता नहीं है। वो कहता है कि मैं चिर प्रवासी, मैं इतर मैं अन्य, मतलब मैं दूसरा और तुम्हारे लिए कोई अन्य हूँ, पराया हूँ। क्यों, क्योंकि मैं लंबे समय तक यहाँ से बाहर रहता हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तो कवि कहते हैं मैं तो तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, मतलब मेरे आने का कोई तिथि नहीं है, मैं तुम्हारे लिए मेहमान हूँ और मैं अपरिचित हूँ।
इसलिए मैं तुम्हारी मुझसे आत्मीयता कैसे हो सकती है, मतलब तुम मुझे कैसे जान सकते हो। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क मतलब शहद, ठीक है। जैसे हम इसको पंचामृत भी कह सकते हैं, या मधुपर्क या घुट्टी या शहद कुछ भी कह सकते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो उंगलियों के पोरों से ही किसी भी चीज़, या आप शहद कह लो या घुट्टी कह लो, उसके स्वाद को चखता है। तो कवि कहता है कि तुम्हारी माँ ही तुम्हें मधुपर्क कराती रही, देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मतलब वही तिरछी नज़र, मुझे तिरछी नज़र से देख रहे हो। और होती जबकि आंखें चार, चार आंखें चार होने का अर्थ क्या होता है, आंखों का मिलना। जब दो लोगों की आंखें मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, आंखें चार होना। तो कवि कहते हैं कि जब हमारी आंखें चार होती हैं तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, छविमान माने सुंदर। तो जैसे ही तुम्हारी नज़रें मुझसे मिलती हैं तुम हंसने लगते हो, और वो हंसी मुझे बड़ी सुंदर लगती है, छविमान माने बड़ी सुंदर लगती है। एक बार दोबारा समझते हैं, ठीक है। कवि कहते हैं कि तुम मुझे जब हाँ, यहाँ से ना छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श मात्र से ही बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे। अर्थात कवि कहता है कि तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय वाला भी क्या बन जाएगा, सहृदय बन जाएगा, यानी कि उसके पास भी दिल हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। और कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है। जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वो अजनबी की तरह उसे घूरता रहता है। इसी कारण कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसी कारण लगातार बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह मुझे देख रहे हो। हमने कहा ना अनिमेष माने अपलक। कवि बच्चे से कहता है कि इस प्रकार लगातार देखते रहने से तुम थक गए होगे, इसलिए मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच का माध्यम का काम ना करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं, और मैं तुम्हारे इन नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। कभी बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर बच्चे की माँ के प्रति आभार प्रकट करता है। कहते हैं ना, धन्य तुम और धन्य तुम्हारी माँ, है ना। कि बच्चे की माँ के प्रति आभार प्रकट करता है और कहता है कि तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला। हे प्रिय, मैं एक अतिथि हूँ, है ना, क्या पेगा इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा। हे प्रिय, मैं एक अतिथि हूँ, मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है। मैं तो सदैव तुम्हारे लिए अपरिचित रहा। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की उंगलियों में ही आत्मीयता है। उन्होंने तुम्हें पंचामृत पिलाया, या आप शहद कह लो, घुट्टी पी लो, इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझे तिरछी नज़र से देख रहे हो। जब तुम्हारी नज़रें मेरी नज़रों से मिल जाती हैं तब तुम मुस्कुरा देते हो। उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। ठीक है, ये हो गया पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें छोटी सी एक कविता और है, फसल। अब फसल क्यों है, मैंने आपको बताया कि प्रगतिवादी विचारधारा के कवि है नागार्जुन, और इनका उद्देश्य था कि उस समय जो परिस्थितियाँ ऐसी, देखो जमींदारी प्रथा आई, आप सभी जानते जमींदारी प्रथा थी, लगान लेना, ये सारी चीज़ें थी उस समय भी देश आज़ाद के बाद। तो फसल में यहाँ पे किसान के महत्व को, फसल के महत्व को, कृषि के महत्व को, प्रकृति के महत्व को यहाँ पर दिखाया गया है। चलो पढ़ते हैं फसल कविता। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। एक के नहीं दो के नहीं, देखो सिंपल सी भाषा है, और कौन सी भाषा, खड़ी बोली, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सूरदास था ब्रज भाषा में, ठीक है, तुलसीदास था अवधी भाषा में, उसके बाद सारी भाषाएं खड़ी बोली में है। बहुत ही सामान्य और बहुत ही सरल और बहुत ही सहज भाव से समझने वाली भाषा है। आप आसानी से समझ लेंगे। एक आध शब्द इसमें कठिन होते हैं, उसका मीनिंग मैं आपको बता दूंगी। तो कवि कहते हैं कि एक या दो के नहीं बहुत सारे नदियों का पानी का जादू है। आप नहीं कह सकते कि ये नदी यहाँ पर, जैसे आप हल्द्वानी क्षेत्र में रहते हैं तो मैंने आपसे कहा ना गौला नदी का प्राचीन नाम क्या था, गार्गी नदी था। गार्गी नदी प्राचीन नाम था, क्या है अभी भी है, लेकिन सब उसको गौला नदी के नाम से जानते हैं। तो गार्गी नदी इसका नाम था। तो यहाँ ये जो गौला का पानी है, आपको क्या लगता है गौला का पानी यहाँ नीचे से स्रोत थोड़ी फूट रहा है, ये कई सारे पहाड़ों की नदियों, झरने, है ना, गधेरों का पानी, आप कुछ भी कह सकते हो, नदियों का पानी, कई सारे पहाड़ों पहाड़ों से आने वाली नदियों का पानी यहाँ पर मिक्स होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके नल में जो पानी आ रहा है वो किसी एक प्रॉपर एक नदी का पानी नहीं है, उसमें कई सारे नदियों के पानी का जादू है। तो उसी प्रकार फसल में भी जब कोई पानी आता है वो एक नहीं दो नहीं कई सारी नदियों के पानी का जादू है। समझ गए आप लोग। एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि इस हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा। अब देखिए, कोई फसल जब होती है उस खेत को साफ कोई और करता है, जोतता कोई और है, बीज कोई और लगाता है, उसको पौधा में पौधे के रूप में गुड़ाई कोई और करता है, घास कोई और निकालता है, उसकी कटाई कोई और करता है, मड़ाई कोई और करता है, साफ कोई और करता है। समझ में आ रहा है। और इसके, ये तो मनुष्य का बता रही, उसके साथ साथ ही नेचर, आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपने पढ़ी है साइंस में, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एक
पौधे को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो इन सारी सब चीज़ों से मिलने के बाद जाके फसल का निर्माण होता है। उसको हवा भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, और उसको सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो ये नेचर एक एक नहीं, करोड़ों करोड़ों, कोटि कोटि का अर्थ है करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है ये। गरिमा मतलब आप कह सकते हैं कि महिमा है ये। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अगर सोचो आप, कोई भी पानी अगर कहीं से बह के आ रहा है, तो पानी अपने साथ वहाँ की मिट्टी को बहा के भी तो लाता है। और आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है कि जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसका ऊपरी भाग ही फर्टिलाइज होता है, उसका ऊपरी भाग ही उपजाऊ होता है, नीचे का नहीं होता है। ठीक है, तो ऊपरी का भाग जो है बह बह के आ रहा है, और इसलिए बोलते हैं ना, जो तराई क्षेत्र होते हैं फसलें अच्छी होती हैं, वहाँ पर उपजाऊपन अच्छा होता है। उसका कारण यही है कि नदियों का पानी वहाँ पर अपने साथ उपजाऊपन को बहा के भी ला रहा है। तो हजार हजार, तो वहाँ पर आप कह नहीं सकते कि वहाँ पर एक ही खेत की मिट्टी का गुण है, वो अपने साथ नदी का पानी अपने साथ कई सारी मिट्टियों के गुणों को लेके आया है। फसल क्या है? और कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। देखो फसल है क्या? जो फसल हमें प्राप्त होती है वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो नदियों के पानी का जादू। देखो जादू किसको कहते हैं, मिरिकल किसको कहते हैं, कि एक छोटा सा बीज आपने लगाया, वो इतना विशालकाय पौधा बन गया, एक बीज से कम बहुत सारी गेहूं की बाली आ गई। तो ये चमत्कार ही तो है, नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। देखो हाथों से उसको क्या, उस पौधे को बड़ा किया, मिट्टी का सहारा दिया, उसकी घास साफ की, उसको गुड़ाई की, उसकी कटाई करी, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। देखो हर फसल के लिए ना अलग अलग मिट्टी का प्रयोग होता है। जैसे आप महाराष्ट्र में आप देखते हैं कॉटन बिजनेस बहुत ज़्यादा है, कपड़ा व्यवसाय बहुत अच्छा होता है, उसका रीजन क्या है? वहाँ काली मिट्टी है। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ देखो जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे तराई भाबर क्षेत्र होते हैं, यहाँ लाल दोमट मिट्टी होती है, जिसमें ये जो धान है इसको देखो पहाड़ों की मिट्टी कैसी होती है, पहाड़ों की मिट्टी में जितना पानी डालो ना, वो नीचे जाता जाता रहता है, वो इकट्ठा नहीं होता है। और जो भाबर, ये जो दोमट मिट्टी की बात कर रही हूँ, आप देखो ना, अगर अभी बारिश हो जाए तो खेतों में पानी भर जाता है। उसका मतलब क्या है? उसका रीजन ये है कि जो उसकी मिट्टी है वो पानी को रोकने की शक्ति रखती है, और धान की खेती उसमें होती है जिसमें पानी रोकने की वाली मिट्टी हो। समझ रहे हो? तो हर अलग अलग मिट्टी के गुणधर्म में हर हर अलग अलग प्रकार की फसल होती है। तो भूरी काली संदली, संदली मतलब सौंधी सौंधी, आप कह सकते हैं कि वैसी मिट्टी, गोल्डन रूप की मिट्टी, ठीक है, उसको संदली भी कह सकते हैं। ऐसी मिट्टी एक प्रकार की मिट्टी हम कह सकते हैं, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी। रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर मतलब ट्रांसफॉर्म, एक ट्रांसफॉर्म मतलब कि देखो सूरज की किरणें पड़ी, सूरज की किरणें पड़ी तो क्या हुआ? पौधा ग्रो कर रहा है। इसका मतलब सूर्य की किरणें किस में ट्रांसफर हो गई? उसके ग्रो में ट्रांसफर हो गई, एक पौधा विकसित हो गया, बड़ा हो गया। और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और उसके भीतर कहीं ना कहीं फसल के भीतर क्या है? हवा की थिरकन भी है ना। आप सभी जानते हैं ना, हवा जिसको हम ऑक्सीजन कह रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, ये हवा ही तो है, ये गैस गैस को हम हवा ही तो कहते हैं, तो वो भी उसमें सम्मिलित है। ठीक है, अब देखो हमने ये दोनों चैप्टर, फसल और नागार्जुन की दंतुरित मुस्कान, दोनों कविताओं को समझा। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं बच्चों? प्रश्न का निर्माण। ठीक है, प्रश्न, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो उसको कैसा कैसा लगा, हमने पहले ही देखा। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान ऐसा देख ऐसा लगता है कि मरे व्यक्ति में जान आ गई, तुम्हारे स्पर्श पाकर ऐसा लगता है, तुम्हारे धूल मिट्टी से शरीर को देखकर ऐसा लगता है। ये पॉइंट्स है। और कई बार बच्चों के यहाँ पर मार्क्स कटते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, आपको रनिंग में नहीं लिखना है। देखो मार्क्स कैसे मिलेंगे उसको बताती हूँ। मार्क्स कैसे मिलेंगे? आप जब आंसर लिख रहे हो क्वेश्चन का, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पे क्या प्रभाव पड़ा, निम्नलिखित प्रभाव पड़े। नंबर एक, या आप ये लिख सकते हो कि कवि को ऐसा आभास हुआ या कवि को ऐसा लगता है। नंबर एक कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान से मृतक में भी जान आ गई। नंबर 2, उसके धूली धूसर शरीर से को देखकर ऐसा लगता है कि उसके घर में तालाब छोड़कर कमल खिल गया। और नंबर 3, उसके स्पर्श से क्या हुआ? कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी क्या बन गया? कोमल हृदय बन गया। उसके स्पर्श मात्र से बबूल और दूसरा वृक्ष क्या था? बांस, उससे क्या आ गए? फूल आ गए। 4 पॉइंट हो गए, 2 नंबर पक्के। इस प्रकार से आपको करना है। अब देखो बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, भी बताया था ना आपको। इसमें पॉइंट लो, निम्नलिखित अंतर है। बच्चे की मुस्कान में सहजता, स्वाभाविकता, सरलता होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में देखो क्या होता है ना, बल रूप से, मतलब कभी कभी वो जानबूझ के भी हंसता है ना, कभी कभी क्या कर सकता है, जानबूझ के भी हंसता है, उसमें स्वाभाविकता नहीं होती है। फिर ऐसी 2-3, कम से कम अगर आप 2 पॉइंट नहीं तो 2 पॉइंट में मत छोड़ना कभी भी, 3 पॉइंट आपको बनाने ही बनाने हैं। 3 पॉइंट क्या होता है ना, रिस्की गेम होता है।
3 पॉइंट में आपको नंबर मिल भी सकते हैं, नहीं भी, 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर उसके अंदर पॉइंट वही है। घुमा फिरा के लिखने की हैबिट डालो और 40 मार्क्स के अंदर 40 शब्दों के अंदर आपको कम से कम 4 पॉइंट, बहुत रनिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने की हैबिट डालो, ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से, बिंब माने क्या होता है, बिंब माने अभी मैंने आपको बताया था प्रतीक, मतलब उसको किन किन प्रतीकों के माध्यम से, भाई कमल का फूल कहा है ना, कमल का फूल कहा है, और क्या कहा है, मृत व्यक्ति के प्राण में संचार कर देता है कहा है। बस वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के लिख देना है, वही चीज़ है, वही आंसर लिखना है यहाँ पर भी, जो पहले का आंसर था वही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी है। अब भाव स्पष्ट करो, ये तो हम समझ गए भाई, छोड़कर तालाब में झोपड़ी में खिल रहे जलजात, ठीक है। और यहाँ से अगर प्रश्न, अब देखो, अब जो हो रहा है ना बच्चों, अब बोर्ड में प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, प्रश्नों का निर्माण हो रहा है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। जैसे इसमें ये आ सकता है कि बच्चे की दंती ऐसा कौन सा माध्यम था जिसके कारण कवि उस बच्चे की मुस्कान देख पाया, माँ थी, उसको डिस्क्राइब करना है आपको। या प्रश्न ऐसे आ सकता है कि अगर माँ माध्यम नहीं बनती, माँ अगर कवि का माँ माध्यम नहीं बनती तो कवि क्या नहीं देख पाता, बस आपको वही लिखना, कभी बच्चे की मुस्कान नहीं देख पाता, सौभाग्य नहीं, उसको सौभाग्य नहीं मिलता, फिर उसको उसको ऐसा प्रतीत नहीं होता, है ना, डिफाइन करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा ज़्यादा लिखना है इस पर, ठीक है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो हम अगली वीडियो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया, और आपको कैसा लगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर आपको समझना है, या अभी मैं चैप्टर वाइज तो हर टॉपिक पे वीडियो डालूंगी, फिर भी अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर चाहिए या किसी प्रॉब्लम पे कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करने हैं या राइटिंग सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।